नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज की कक्षा में हम लोग कोशिका अध्याय से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिनमें से बहुत सारे बिंदुओं पर हम पहले भी पढ़ चुके हैं और कुछ के बारे में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, मुख्य बिंदु हमारा क्या है? कोशिका। कोशिका की जो परिभाषा है ये, ठीक है। कोशिका की परिभाषा क्या बोलती है? कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक मतलब पहले ही आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जिस प्रकार किसी भवन की संरचना किससे होती है? ईंटों से होती है। उसी प्रकार कोई जंतु का शरीर किससे मिलके बनता है? कोशिका से मिलके बनता है। और कार्यात्मक इकाई मतलब जितने भी जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन है, उत्सर्जन है, स्वांगीकरण है, वृद्धि है, श्वसन है, ये सारी क्रियाएं जीवों के अंदर होती हैं और किसी कोशिका में भी यह सारी क्रियाएं होती हैं। मतलब एक कोशिका वाला जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, प्रत्येक जीव की प्रत्येक कोशिका में यह सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। इसीलिए कोशिका क्या है? संरचनात्मक इकाई है और कार्यात्मक इकाई है। फिर कोशिका से जुड़ा हुआ एक मुख्य बिंदु है, वो है कोशिकांग। ठीक, कोशिकांग जैसे हमारा शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, वैसे ही एक कोशिका भी स्वयं में एक पूर्ण जीव होती है और उसमें भी बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। इसी कोशिका के अंगों को ही कोशिकांग या कोशिका अंग कहते हैं। ठीक है, कोशिका के जो अंग होते हैं वह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कोशिका के अंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इनको जो 3 भागों में बांटा गया है वह है सबसे पहला एकल झिल्ली वाले कोशिकांग। कैसे कोशिकांग? एकल झिल्ली वाले कोशिकांग। इसका तात्पर्य है कि ऐसे कोशिकांग जिनका बाह्य आवरण एकल प्लाज्मा झिल्ली से बना हुआ हो, मतलब एकल कोशिकीय झिल्ली युक्त कोशिकांगों को एकल झिल्ली वाले कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एकल झिल्ली वाले कोशिकांग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब इनमें से बहुत सारे कोशिकांगों के नाम आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यह जो है सिर्फ एक पुनरावृत्ति वाला वीडियो है। तो कौन कौन से हैं वो? पहला है अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, या जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ERV लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ERV लिखते हैं। तो आप लोगों से एक ठोक यहाँ पर क्वेश्चन है कि अंतःप्रदव्य जालिका मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? उसका नाम जो है आप लोग बताइए। ठीक, यह अंतःप्रदव्य जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। यह एक सिस्टर्नी और ट्रिब्यूल से मिलकर बनी हुई संरचना होती है जो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली को आपस में जोड़ती है। ठीक है, दूसरा जो कोशिकांग है वो है गोल्जी काय। गोल्जी काय जो होता है वह भी कोशिका के अंदर उपस्थित ऐसा कोशिकांग है जो ट्रिब्यूल और सिस्टर्नी से मिलकर बना होता है और इसमें बहुत सारे एंजाइम, उत्सर्जी पदार्थ, पोषक पदार्थ इत्यादि उपस्थित रहते हैं। और इसमें से जो वैक्यूल या रिक्तिकाएँ निकलती हैं उनके अंदर एंजाइम आदि, मतलब गोल्जी काय का मुख्य कार्य होता है पदार्थों की पैकेजिंग करना। इसके अंदर जो पदार्थ होते हैं उनको वह छोटी छोटी रिक्तिकाओं के अंदर भर के और कोशिका द्रव्य में उत्सर्जित करता रहता है। ठीक है, तीसरा, इसी गोल्जी काय से निर्मित होने वाले दोनों कोशिकांग नीचे लिखे हुए हैं, रिक्तिका और लाइसोसोम। रिक्तिका जो होती है वह भी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है और इसके अंदर विभिन्न पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ और एंजाइम आदि उपस्थित होते हैं। रिक्तिका जंतु कोशिकाओं में छोटी पाई जाती है और पादप कोशिकाओं में बड़ी पाई जाती है। ठीक है, रिक्तिका के ऊपर अभी तक वीडियो नहीं आया है। अभी हमारा वीडियो रिक्तिका के ऊपर आएगा तो आपको और ज़्यादा उसके बारे में डिटेल से पता चलेगा। चौथा प्रकार का जो कोशिकांग है वह है लाइसोसोम। यह भी एक प्रकार की रिक्तिका है और इसका निर्माण भी गोल्जी काय से ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर एंजाइम भरे हुए होते हैं जो कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले अवांछनीय पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जो कोशिका को हानि पहुंचाए, ऐसे पदार्थों का भक्षण कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो लाइसोसोम होता है, कोशिका के अंदर जो ऐसे पदार्थ उपस्थित होते हैं जो कोशिका के लिए हानिकारक हों, उनके अतिरिक्त कभी कभी कोशिका के ही अंगों का या स्वयं कोशिका का ही पाचन कर लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग। ऐसे कोशिकांग जिसमें
कोशिकांग का बाह्य आवरण दोहरी प्लाज्मा झिल्ली से बना हुआ होता है, उसको दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कहते हैं। सबसे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसके अंदर सिस्टर्नी उपस्थित होती है और बाह्य आवरण झिल्ली और आंतरिक आवरण झिल्ली, दो झिल्लियाँ इसमें उपस्थित होती है। उन दोनों के मध्य में अंतःअवकाश उपस्थित होता है। सिस्टर्नी जो होती है आंतरिक आवरण झिल्ली से अंतः आवरण झिल्ली में जो थोड़ा सा उभार बन जाते हैं उंगली के समान, उसको ही प्रावर्त कहते हैं। ठीक है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका जो मुख्य कार्य होता है, मुख्य कार्य इसका यह होता है कि कोशिका में जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनसे ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करना। भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो उत्सर्जित ऊर्जा है वह एटीपी के फॉर्म में होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरे जो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग का नाम है वह है लवक। लवक जो होते हैं वह मुख्य रूप से पेड़ पौधों में ही पाए जाते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रंगीन लवक, दूसरा होता है हरित लवक और तीसरा होता है श्वेत लवक। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है वह है केंद्रक। केंद्रक के बाह्य आवरण में भी अगर आप लोगों को केंद्रक का चित्र याद होगा तो वहाँ पर क्या होती है, दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है। और केंद्रक का मुख्य कार्य क्या होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम को एक प्रोटेक्शन प्रदान किया जाता है और इसको कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। केंद्रक का कार्य कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रण करना होता है, कोशिका के अन्य कोशिकांगों को दिशा निर्देश देना होता है। तीसरे प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं वो होते हैं झिल्ली विहीन कोशिकांग। ऐसे कोशिकांग जिनमें बाह्य प्लाज्मा झिल्ली युक्त आवरण नहीं पाया जाता है। पहला झिल्ली विहीन कोशिकांग है राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को एक चेन के रूप में बनाकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम और mRNA की सहायता से राइबोसोम के अंदर प्रोटीन निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसी कारण राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला जो झिल्ली विहीन कोशिकांग है वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है वह सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है या जंतु कोशिकाओं की विशेषता होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के उपस्थिति जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के ऊपर होती है और कोशिका में समसूत्री विभाजन के समय जब एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है तब यह सेंट्रोसोम गुणसूत्रों को 2 नए केंद्रक निर्माण करने में सहायता करता है। तीसरा झिल्ली विहीन कोशिकांग है केंद्रिका। केंद्रिका की जो उपस्थिति होती है वह केंद्रक के अंदर होती है और इसका मुख्य कार्य होता है राइबोसोम का निर्माण करना। मतलब राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, केंद्रिका के अंदर होता है। और केंद्रिका के बारे में हम लोग आपको अगले वीडियो में अलग से डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो कोशिकांगों के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अब कोशिका के एक और पहलू के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, कोशिका के प्रकार। कोशिका मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कोशिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। पहली है रचना के आधार पर कोशिका के प्रकार और दूसरा है केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार। रचना के आधार पर कोशिका को 2 प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहला है पादप कोशिका। पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधों में पाई जाने वाली कोशिका। पेड़ पौधों में जो कोशिका उपस्थित होती है उसमें बाहर में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप जंतु कोशिका, पादप कोशिका वाला वीडियो आप लोग दोबारा देख के उसको और डिटेल से समझ सकते हैं कि पादप कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लवक पाए जाते हैं, रिक्तिका बड़ी होती है ना। इस कारण यह सिर्फ पादपों में पाई जाती है और इसीलिए इस कोशिका का नाम पादप कोशिका पड़ा है।
दूसरी होती है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका की रचना कैसी होती है? सबसे पहले बाह्य आवरण के रूप में उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। जंतु कोशिका की रिक्तिकाएं छोटी होती हैं। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम भी उपस्थित होता है ना। और जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। किसके समान? पादप कोशिका के समान लवक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कोशिका के प्रकार केंद्रक के आधार पर। केंद्रक के आधार पर का अर्थ है कि केंद्रक झिल्ली उपस्थित है या नहीं है। इसके आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। पहली है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वह कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक का बाह्य आवरण यानी केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। इसको प्राथमिक प्रकार का केंद्रक कहते हैं। मतलब जो गुणसूत्र है वह स्वतंत्र अवस्था में जीव द्रव्य के अंदर तैरता रहता है। ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है। जो मोनेरा जगत के जीव होते हैं, प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं, वो सब प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका मतलब बाकी के जो 5 जगत वर्गीकरण में बाकी के जो 4 जगत हैं, मोनेरा के बाद वो प्रोटिस्टा के बाद, प्रोटिस्टा किसके अंतर्गत आता है? प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। और यूकैरियोटिक के अंतर्गत क्या क्या आएगा? मोनेरा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। ये 4 जगत किसके अंतर्गत आते हैं? यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें केंद्रक के बाहर कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। कैसी केंद्रक झिल्ली? दोहरी केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। ठीक है। तो ये जो है हमारी कोशिका के प्रकार हो गए। अब कोशिका से जुड़ा हुआ एक अंतिम पहलू और यह देख लेते हैं, कोशिका का महत्व। कोशिका का महत्व क्या है? कोशिका हमारे जीवन की इकाई है। ठीक है। जीवन की इकाई है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह निकलता है कि मान लीजिए जैसे कोई कोशिका है तो कोशिका स्वयं में जीवित है। ठीक है। अब यह कोशिका क्या करती है? एक समान रचना और कार्य करने वाली कोशिकाएं समूह बना लेती हैं। उसको हम कहते हैं ऊतक। ऊतक क्या है? ऊतक अध्याय भी 9th क्लास में है। और ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनकी रचना और कार्य कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। ठीक है। तो कोशिका क्या करती है? एक समान रचना और कार्य वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण कर लेती हैं। बहुत सारे एक समान रचना और कार्य करने में सक्षम ऊतक क्या करते हैं? अंग का निर्माण कर लेते हैं। किसी एक अंग का निर्माण करते हैं। जैसे कि मुंह है ना। अब मुंह का कार्य क्या है? भोज्य पदार्थों को चबाना, पाचन करना। तो मुंह के अंदर दांत है, जीभ है। अब जीभ में जितने भी ऊतक हैं वह एक समान कार्य रचना वाले हैं। दांत के सारे ऊतक कैसे हैं? एक समान कार्य रचना वाले। तो इस प्रकार से अंग का निर्माण होता है। अंग का समूह जो किसी एक विशेष कार्य को करने में सक्षम हो। अंग का समूह मतलब जैसे कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का कार्य क्या है? पाचन करना। तो पाचन तंत्र में जितने भी अंग होंगे वो पाचन करने के लिए बने होंगे। ठीक है। तो उसमें ऐसे अंग जुड़ेंगे जो पाचन करने में पाचन तंत्र की सहायता करें। मतलब अंगों के समूह से क्या बनेगा? अंग तंत्र बनेगा। ठीक है। अब ये जो अंग तंत्र होता है, अंग तंत्र जो होता है, एक शरीर के अंदर बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे पाचन का कार्य है तो उसके लिए पाचन तंत्र बन गया। अगर समन्वय का कार्य है, किसी चीज़ को सुनना, देखना, समझना है तो उसके लिए तंत्रिका तंत्र बन गया। उत्सर्जन का कार्य है तो उसके लिए उत्सर्जन तंत्र बन गया। तो प्रत्येक अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग अंग तंत्र बनेंगे। और जब सारे अंग तंत्र आपस में मिलकर एक इकाई का निर्माण करेंगे तो उस इकाई को हम क्या कहेंगे? शरीर कहेंगे। ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो निर्माण हो रहा है, अगर आप सोच के देखिए उसके मूल में क्या है। सभी चीज़ों का जो बनना है, क्या वह कोशिका के बिना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि ये सभी चीज़ें किससे मिलके बनी हैं? कोशिकाओं से मिलके बनी है। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं कि आप रोटी बना लो, पराठा बना लो, पूड़ी बना लो,
लेकिन सारी चीज़ें बनाने के लिए हमको आवश्यकता किसकी है? आटा की है ना। तो बनाओ भले ही आप अलग अलग चीज़, लेकिन वो सारी चीज़ों को बनाने के लिए मूल रूप से जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वही उसका इकाई कहलाता है। तो यहाँ पर जो शरीर की संरचना की इकाई है वह क्या है? कोशिका है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सभी जैविक क्रियाओं का संपादन। जिस प्रकार एक पूर्ण जीव में विभिन्न जैविक क्रियाएं होती हैं, पाचन, उत्सर्जन, सांघीकरण, वृद्धि आदि, वैसे ही एक कोशिका के अंदर भी यह सारी जैविक क्रियाएं होती हैं। तीसरा बिंदु है बहुकोशिकीय जीवों के निर्माण का आधार। अभी आप लोगों को फ्लो चार्ट में समझाया है कि बहुकोशिकीय जीवों का मतलब किसी शरीर का निर्माण किससे हो रहा है? कोशिका से हो रहा है। तो कोशिका क्या है? बहुकोशिकीय जीवों के निर्माण का आधार है। ठीक है, तो ये हमारे पिछले अध्याय की पुनरावृत्ति थी। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए एक छोटा सा बिंदु मैं आपको नए टॉपिक का इस अध्याय में थोड़ा सा समझा देती हूँ। वह बिंदु है हमारा सहजीविता। ठीक है, अब ये एक नया शब्द आ गया है। सहजीविता एक नया शब्द हमारे सामने आ गया है। सहजीविता, ये सहजीविता क्या होता है? दो शब्दों से मिलके बना है। पहला शब्द जो है वो है सह, और दूसरा है जीविता अर्थात जीवित रहना, साथ साथ जीवित रहना। सह का अर्थ साथ और जीविता का अर्थ जीवित रहना। साथ साथ जीवित रहना को क्या कहते हैं? सहजीविता कहते हैं। तो कोशिका के अंदर जो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग हैं, अब हमने दोहरी झिल्ली वाले कितने कोशिकांग पढ़े कोशिका के अंदर? 3। चलिए आप लोग उसका नाम बता दीजिए। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांगों का क्या नाम है? पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है लवक, तीसरा है केंद्रक। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को याद करें, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को अगर हम यहाँ पर याद करके देखें तो कुछ एक मिनट, ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली और ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंतर झिल्ली, जिसमें ऐसे क्रिस्टी बने हुए। ठीक है, इस उभार को क्या बोलते हैं? इन उभारों को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी बने हुए हैं। ठीक है, क्रिस्टी और झिल्ली और इसके अंदर क्या उपस्थित होता है? द्रव भरा होता है, माइटोकॉन्ड्रियल द्रव यहाँ बीच में। ठीक है, इसके भी अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम उपस्थित होता है। ठीक है, एक कोशिकांग उपस्थित है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उस कोशिकांग का नाम क्या है? राइबोसोम। और राइबोसोम के अलावा इसमें डीएनए भी उपस्थित होता है। ऐसे स्वयं का डीएनए है ना, कोशिका के पास डीएनए है क्रोमोसोम के अंदर, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्वयं का डीएनए भी है, स्वयं का राइबोसोम भी है। उसी प्रकार से लवक के अंदर भी स्वयं का डीएनए होता है, स्वयं का राइबोसोम भी होता है। हरित लवक के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इन सब के अंदर स्वयं का डीएनए भी होता है, स्वयं का राइबोसोम भी होता है। केंद्रक के अंदर भी स्वयं का डीएनए होता है, स्वयं का राइबोसोम होता है। तो ऐसे जीव जिनके अंदर, ऐसे एक कोश के जीव जिनके अंदर स्वयं का डीएनए उपस्थित हो, स्वयं का राइबोसोम उपस्थित हो, उनको हम कौन सी कोशिका के अंतर्गत रखते हैं? जिनके द्रव में स्वतंत्र रूप से डीएनए तैर रहा हो, उनको हम रखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत। कौन सी कोशिका के अंतर्गत रखते हैं? एक मिनट, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत, क्योंकि इनके पास में स्वयं का डीएनए है
और स्वयं का राइबोसोम भी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक और केंद्रक 3 कोशिकांग ऐसे हैं जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान व्यवहार करते हैं, लेकिन यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। व्यवहार किसके समान करते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका के। और उपस्थित किसके अंदर होते हैं? उपस्थित किसके अंदर होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका के। ठीक, तो ये अपना जीवन यापन करने के लिए किसके ऊपर निर्भर है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका के। और यह जो यूकैरियोटिक कोशिका है, जैसे कि ऊर्जा की आवश्यकता है यूकैरियोटिक कोशिका को, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर निर्भर है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान व्यवहार कर रहे हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऐसा माना जाता है कि पूर्व में माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहे होंगे? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव रहे होंगे जो कि किसी समय बहु यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर गए और उनके साथ में पोषक पदार्थों का और विभिन्न कार्यों का आदान प्रदान करके सहजीविता दर्शाने लगे। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक क्या है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के सहजीवी कोशिकांग हैं। क्यों है सहजीवी कोशिकांग? क्योंकि इनके अंदर स्वयं का डीएनए और राइबोसोम उपस्थित है, जिस कारण यह किसके समान व्यवहार करते हैं? किसके समान व्यवहार करते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान व्यवहार करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यह उपयोगी जानकारी आप जैसे अन्य बच्चों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।